गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क के बारे में। तो जब हम टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको सबसे पहले जो सूत्र है उस सूत्र को देखना, उसी सूत्र के आधार पर ही सारी चीज़ होगी। ठीक है भाई। तो लिखना विखना कुछ नहीं है। थोड़ा सा का जो भाग है वो टफ तो नहीं है। यदि आपने एक सूत्र लिखूंगा, वो एक सूत्र समझ लिया तो पूरा पेज समझ में आएगा। वो सूत्र ये ध्यान नहीं रहा तो कोई पेज में कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। तो सब कुछ है वो टॉर्क का सूत्र है। अब टॉर्क का सूत्र आया कैसे है, इसका भी लंबा डेरिवेशन भी होता है, लेकिन अपने इतना काम का है नहीं। जितना अपने काम का है उस हिसाब से अपने जो काम का है वो भी बहुत ज़्यादा है। अभी वो कौन सा थोड़ा सा आएगा, वो भी तो काफ़ी बड़ा आएगा, उसमें भी तो बहुत कंडीशन आएगी। तो हेडिंग डालना है आपको, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सप्लाई किसको दी, स्टेटर को। तो स्टेटर ने चारों एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया। उस चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण आपका रोटर घूमने लगा। रोटर घूमने लगने का मतलब क्या होगा, शाफ्ट घूमी, और शाफ्ट का घूमना ही क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो हमारे पास टॉर्क का कुछ सूत्र है, P बराबर 3 अपॉन 3 बटा ओमेगा सम। यहां आता E2 स्क्वायर। जो मैं टू जहां भी लिखूंगा इसका मतलब रोटर का मामला है। E2 स्क्वायर का मतलब है रोटर में ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है। भाई रोटर में चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र काटा गया तो उसमें भी देख ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो रोटर में इंड्यूस ईएमएफ अपॉन ये R2 अपॉन S का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इंटू R2 अपॉन S। ये सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पर सारी चीजें होगी। किसका सूत्र? ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये RS नहीं, R2 है भाई। ये हमारे पास क्या है, R2। अब T हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे T हमारे पास है टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है भाई, बलागुण। टॉर्क का मतलब होता है बलागुण। ओके, टॉर्क का मतलब क्या हो गया भाई, बलागुण। E2 हमारे पास क्या है, रोटर में इंड्यूस ईएमएफ। रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ। तीसरा हमारे पास होता है, पहला तो टॉर्क आ गया, E2 आ गया। R2 क्या है, रोटर में प्रतिरोध। रोटर में क्या है, प्रतिरोध। और X2 क्या है, रोटर में प्रतिघात। इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है ना भाई, प्रतिघात। और S क्या है, स्लिप। अब ये सूत्र है, इस एचटी सूत्र के ऊपर कॉन्सेप्ट टिका होगा। इस सूत्र पर ही सवाल पूछे जाएंगे आपको। जितने भी आगे मैं कंडीशन बताऊंगा वो सारी कंडीशन इस सूत्र से शुरू होती है। यानी ये सूत्र आप पहले लिखो, इस सूत्र से ही आगे की कंडीशन देखनी सारी की सारी। करो नोट। इस सूत्र के आने का भी तरीका है। इस सूत्र आने का तरीका क्या है कि I2 गुणा फाई गुणा कोस फाई। कोस फाई बराबर होता है R बटा जेड। तो जिसमें ये R आता है, जेड में क्या होता है भाई, अंदर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसी कंडीशन आती है। वो अपन को इतना लिखना नहीं है। ये हमारे पास होता है कोणीय वेग। ओमेगा एस एम होता है 2 पाई एन एस। ये क्या होता है भाई, 2 पाई एन एस। रोटर की घूर्णन गति को रिप्रेजेंट करता है ये। एन एस हमारे पास क्या है कि घूर्णन गति। कौन सी, चुंबकीय क्षेत्र की। एन एस है तो चुंबकीय क्षेत्र की गति है, लेकिन है घूर्णन गति। रामबाण बुक में इंग्लिश हिंदी वर्ड यूज करना बिल्कुल भाई, वो कल अपनी बात हो गई, वो सीधा सीधा अक्सर अक्सर पालना होगी उसकी, ये निश्चित है। अपने पास जब किताब आएगी तो उसमें नए पेपर जो आएंगे, सबसे ज़्यादा सवाल हैं यूपीपीसीएल TG2 के, फिर है BSPSL के, फिर MP लाइन अटेंडेंट के। एक पेपर में 60 सवाल आए, टोटल 8 पेपर हुए MP लाइन अटेंडेंट के। फिर है LP के, उसमें भी 4-5 पेपर हैं। तो कुल मिला के 5 पेपर हैं LP में भी। कुल मिला के मामला ये है
सबसे ज़्यादा। बाकी सबके एक एक दो दो पेपर हैं, इनके हैं पंच में पेपर ज़्यादा। और इससे आपके आसपास की सारी स्टेट कवर हो रही है, यूपी बिहार तक आप कवर कर रहे हो पूरा, मध्य प्रदेश को, कि कौन क्या पेपर बना रहा है, रेल वालों को सबको कवर कर लोगे। फिर कुछ इसरो के पेपर होंगे। ये एनवीएस का नया बड़ा पेपर आया नहीं क्या अभी तक? एनवीएस का किसी ने एग्जाम दिया होगा ना? नहीं दिया किसी ने? वाह। इसका भी स्किल टेस्ट हुआ था एनवीएस का, आपको कैसे पता है? अभी स्किल टेस्ट हुआ था एनवीएस का, इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आने वाला है। एनवीएस का पेपर भी नहीं दिया उन्होंने, इसीलिए बच्चों को पता नहीं चल रहा नंबर कितना है ना। तभी मैंने कहा यार एनवीएस का पेपर हो गया, मुझे पेपर मिल क्यों नहीं रहा है? ये क्या, कौन सी लिस्ट में से? कौन सी 1 तारीख पेपर हुआ था? उसमें आपका रोल नंबर नहीं है? ये तुम्हारे साथ ही कर रहा है? थोड़ी सी बना के रखो, फिर आप ऐसे एंड के चलोगे। राम सिंह है, मैं भी बड़ा आराम से बात करता हूँ भाई, बड़ा मामला है इसका। कभी क्लास ऊपर नीचे कर देता है, कभी कुछ भी करता है, तो थोड़ा सा पोटा के रखना पड़ता है। एक्चुअल में क्या है कि कल परसों मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हुई है, वो डिटेक्ट नहीं हो रही है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है क्या? सॉफ्टवेयर चेक करने वाला भी वापस आया था, जिसे हमने ये ओमार चेक करने वाला सॉफ्टवेयर ले रखा है। अब वो बता नहीं पा रहा है मशीन में गड़बड़ी है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। लफड़ा इस चीज़ का भी आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका तो हो सकता है पर्सनल हो, लेकिन मशीन का है। ये हो गया भाई, ठीक है। अब ये सूत्र है, एक बार वापस देख लीजिए कि टॉर्क जो होता है हमारे पास क्या है भाई? तो टॉर्क हमारे पास 3/ओमेगा sm 3 आता है, क्योंकि 3 फेज है इसलिए 3 आया। सिंगल फेज में 3 का मामला कुछ भी नहीं है। E2² R2/S का होल स्क्वायर इंटू x2 इंटू R2/S। अब मैं इसमें एक कंडीशन डालता हूं, शुरुआत में ध्यान से देखना भाई। एक स्टार्टिंग में टॉर्क क्या होगा? स्टार्टिंग में टॉर्क क्या होगा? सही मामला। स्टार्टिंग के टॉर्क की बात करूंगा तो स्टार्टिंग में बताओ स्लिप का मान कितना होता है? S बराबर 1 होता है क्या? क्यों? क्योंकि रोटर की गति क्या होती है? 0। तो S बराबर क्या होता है? 1। अब यहां पर जो S है उसको हटा दो। S को हटा दोगे तो यहां से हमें दो चीजें मिलती है। एक तो मिलता है जो टॉर्क है हमारे पास रोटर के वोल्टेज के समानुपाती है। वोल्टेज के वर्ग के क्या है? समानुपाती। तो टॉर्क है विभव के वर्ग के समानुपाती है। जब हम मोटर की गति नियंत्रण पढ़ते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि टॉर्क किसके समानुपाती है? वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि टॉर्क जो है आपके समानुपाती आएगा प्रतिरोध के। किसके समानुपाती आएगा? R2 के। अब आप यहां पर एक चीज कहेंगे कि R2 के हमारे पास समानुपाती कैसे है? R2² नीचे भी तो है ना? इसका भी एक जवाब आएगा थोड़ी देर में। स्टार्टिंग की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, उससे आपको R2 का जवाब मिलेगा। अभी इतना सा ध्यान रखो कि R2 के क्या है? समानुपाती। ठीक है, तो एक तो लिखोगे इसमें स्टार्टिंग की कंडीशन है भाई, जो टॉर्क है वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। दूसरा लिखोगे टॉर्क है रोटर प्रतिरोध के समानुपाती। ये दोनों कंडीशन मैंने कब की लिखी है भाई? स्टार्टिंग। ये हमारे पास कंडीशन रनिंग की है कि स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग है। रनिंग की कंडीशन ये नहीं है, करो नोट। ये नाम आप ध्यान रखना कि भाई ऐसी कंडीशन क्यों आई।
ये मैंने अभी तक समझा ही नहीं है, क्योंकि एक और मोड आएगा टॉर्क में, तब ये चीज़ क्लियर होगी। सवाल आपको पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में टॉर्क है रोटर के प्रतिरोध के समानुपाती है, पूछा जाता है नहीं पूछा हुआ है? सवाल तो पूछा हुआ है। और ये भी ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में हो चाहे रनिंग में हो, यहां पर तो कोई दिक्कत आई नहीं, टॉर्क है जो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। इस सारी कंडीशन के लिए सूत्र वही ध्यान रखना, वापस इस सूत्र के अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे, जो कुछ करेंगे इस सूत्र से होगा। एक सूत्र जो मैंने लिखा दिया, और ये जो कंडीशन है ये मैं अभी आपको स्लिप का हिसाब से बात बताऊंगा ना, तब ये कंडीशन वापस क्लियर करूंगा। अभी एक स्लिप का भी दो कंडीशन लिखनी है, लो स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन, तो वो भी हमें लिखना है, तब देखेंगे, ठीक है इसको। ओके, अगला हमारे पास आता है अधिकतम बल आघूर्ण। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क कब आता है? ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई? मैक्सिमम टॉर्क। तो पूछेगा मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन एक ही है, R2 अपॉन X2 बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहां लिखते हैं S, R2 अपॉन X2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? S। अब मैं यहां पर जो सूत्र था ना आपके पास, आपको लिखना नहीं, मैं इधर दिखाता हूं आपको। हमारे पास टॉर्क का नया सूत्र ये बनेगा 3 ओमेगा SM, आपको लिखना नहीं, लिखो तो देख लेना बाद में भले, बाकी लिखना E2 स्क्वायर अपॉन ये R2 अपॉन S क्या हो जाएगा भाई? X2। S की जगह क्या लिखना मुझे? R2 अपॉन X2। तो यहां पर मेरे सूत्र में क्या था? R2, नीचे क्या था? S था ना भाई, उसकी जगह मैं क्या लिख दूं? R2 बटा X2, प्लस यहां क्या लिख दूं मैं? X2। यही था नहीं था? ये भी हमारे पास R2 था, और S की जगह मैं क्या लिख दूं? R2 बटा X2। अब आप समझदार बने तो ये R2 से R2 कटेगा, X2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये R2 से R2 कटेगा, X2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो बताओ R2 रहा क्या? मैक्सिमम टॉर्क प्रतिरोध पर निर्भर करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। ये इस कंडीशन से लॉजिक आता है। मैक्सिमम टॉर्क होता है तो हमारे पास जो मैक्सिमम टॉर्क है प्रतिरोध पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अधिकतम टॉर्क रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अधिकतम टॉर्क में कंडीशन क्या आएगी है? आप उसको देखो ध्यान से, तो अधिकतम टॉर्क में ये आएगी, हमारे पास टॉर्क है जो रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इधर से दिखा तो ये X2 ऊपर जाएगा, तो 2X2 का स्क्वायर बनेगा। सूत्र क्या बनेगा? देखो T बराबर 3 ओमेगा SM, और ये है E2 स्क्वायर, ये 2X2 स्क्वायर आया कि नहीं आया भाई? ये X2 स्क्वायर है, ये भी X2 स्क्वायर, कितना हो गया? 2X2 स्क्वायर। और ऊपर क्या चला गया? ये क्या है? X2 ऊपर गया, X2, एक X2 से एक X2 कटा, नीचे X2 बचा कि नहीं बचा? तो बताओ मैक्सिमम टॉर्क होगा तो टॉर्क है और रिएक्टेंस के कैसे होगा? व्युत्क्रमानुपात। ये मैं छोटा छोटा पॉइंट दे रहा हूं, ये अच्छा सवाल यही है। यहां पर अधिकतम बल आघूर्ण की कंडीशन पर टॉर्क रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, टॉर्क प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, और टॉर्क सदैव वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती। तो ये लिख लो भाई। रिएक्टेंस प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती। ये कुछ भी याद नहीं रखना है, यहां पर स्टार्टिंग में आपको इतना ध्यान रखना है, स्लिप का मान कितना है भाई? 1। इधर आपको यह ध्यान रखना होता है R2 अपॉन X2 का बराबर कितना है? S। उससे चीजें निकाल के देखो निकल रही नहीं निकल रही, सूत्र वही है, सूत्र आपका कोई चेंज नहीं है, सूत्र यही है, सूत्र लास्ट तक यही रहेगा। मैंने एक ही सूत्र लिखा है। अब इसके अलावा इसके अंदर जो भी लिखा रहा हूं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, वो लाइन लिखा रहा हूं कि सवाल बनते कैसे हैं कि स्टार्टिंग में टॉर्क के रोटर के प्रतिरोध के समानुपाती है, और अधिकतम टॉर्क रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है क्या? नहीं, क्योंकि आप भी तो यही कहोगे कि भाई शुरुआत में तो आप कहते हो कि आपने प्रतिरोध बढ़ाया और धारा कम की तो टॉर्क बढ़ा, करते नहीं कहते हैं? लेकिन बाद में हमारे पास जो प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहेंगे अधिकतम टॉर्क जब आएगा तो प्रतिरोध का कोई असर नहीं होता, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, अधिकतम टॉर्क पर प्रारंभ में निर्भर करता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग टॉर्क में प्रतिरोध का क्या होता है? महत्व होता है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हमारे पास टॉर्क भी क्या होगा? ज्यादा। और हमने सारी कंडीशन आज तक यही तो लिखी है कि टॉर्क सदैव क्या होगा भाई? जब लो करंट होगी तो हाई टॉर्क होगा। लो करंट कब होगी? जब प्रतिरोध क्या होगा? हाई। प्रतिरोध हाई, करंट क्या है? लो। करंट लो तो टॉर्क क्या हो गया? हाई। वो इसी कारण है,
स्टार्टिंग। अब सवाल ये है कि ये हमारे पास कैसे आया है, R2 समानुपाती X2, इस सूत्र में तो ये दिख रहा नीचे स्क्वायर है, इधर 2 है, ये अभी हम बताऊंगा। ये मैंने आपको स्टार लगा के बता रखा, अभी मैं समझाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे 2 स्लिप रीजन लिखाने हैं, लो स्लिप रीजन, हाई स्लिप रीजन। प्रतिरोध के वर्ग क्या है, प्रतिरोध के वर्ग क्या है, प्रतिरोध के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। थोड़ा सा इंग्लिश में बताया करो, थोड़ा सा इंग्लिश में क्या बाकी है, टॉर्क हमने इंग्लिश में लिख दिया है, प्रतिघात को रिएक्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं, इतने शब्द हैं। आप में से 2024 का किसी ने कोई एग्जाम दिया क्या, कोई इलेक्ट्रिशियन में, कौन सा? एलपी, एलपी छोड़ो, एलपी है, एलपी साई को देखे, बहुत बड़ी बात है, ये भी साई को देखे हैं, तुम भी तो साई को देखे। हाँ नहीं, कोई पीएसयू का एग्जाम किसी ने दिया हो, अरे इसलिए जरूरी है कि कोई नाम ही ध्यान में नहीं रहा ध्यान आ जाएगा तो पेपर ही निकल जाएगा। एनएफएल का पेपर मुझे मेरे पास है, एनएफएल का 24 का या 25 का ऐसे कुछ हुआ था, वो है मेरे पास, एक ही पेपर है ना, है। टॉर्क x2 के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल x2 के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया भाई। नहीं नहीं, और ऐसे कैसे हुआ भाई, x2 ये ना वर्ग क्यों लिखा हमने? हाँ एक तो कट गया ना, मैंने भी ऐसे लिख दिया। हाँ वो उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक, उन्होंने देख लिया होगा भाई, वर्ग है ही नहीं उसमें, तो x2 से x2 कटा ना अपने पास, वर्ग कहाँ है, बचा ही नहीं वर्ग, वर्ग कहाँ बचा, हमने काट दिया x2 से x2, तो 2 होने से वर्ग थोड़ी होता है, ऐसे तो ये 3 है, हमने प्रतिरोध का क्यूब थोड़ी लगाया, ये मत करो भाई, ये गुणक है, गुणक में वर्ग में फर्क है, वर्ग का मतलब R2 गुणा R2 और 2 का मतलब 2 गुणा R2। जैसे मान लो R2 का मान है 100, R2 स्क्वायर का मान हो गया 10,000, हो गया नहीं हो गया, 100 गुणा 100, 2 गुणा R2 का मान तो 200 ही हुआ, से मत करो भाई। टॉर्क के व्युत्क्रमानुपाती, टॉर्क के व्युत्क्रमानुपाती है, लिख लिया भाई। अब देखो 2 कंडीशन और है, वो ध्यान से देखनी है। एक है लो स्लिप रीजन, इसका मतलब क्या है, स्लिप का मान क्या है, कम, लो स्लिप रीजन, तो आप कहेंगे एस का मान कम है, यही अर्थ है कि नहीं है। लो स्लिप रीजन की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है R2 अपॉन एस जो है ये ग्रेटर देन x2 है। लो स्लिप रीजन में R2 बटा एस है जो x2 से काफी ज्यादा है, ठीक है ना, तो x2 से काफी ज्यादा है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, सूत्र देखना है, अब सूत्र लिखना नहीं लेकिन सूत्र से समझना पड़ेगा। सूत्र टी, तो टी जगह टी लिख दिया, 3 की जगह क्या लिख दिया मैंने 3, ये ओमेगा एस में आ गया, और यहां पर हमारे पास क्या गया e2 स्क्वायर। बात यहां की आती है कि भाई R2 बटा एस है x2 से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, ये कह रहा है ना भाई, बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब x2 तो हमारे पास क्या हो गया, नगण्य। अरे भाई इसका कहने का मतलब ही क्या है, x2 हमारे पास क्या जाएगा, नगण्य, और x2 नगण्य आ जाता है तो हमारे पास यहां बचता है R2 अपॉन एस का स्क्वायर, बचता है कि नहीं बचता भाई, इनटू R2 अपॉन एस। ये भी ठीक मामला, गलत नहीं लिखा मैंने कहीं। इसका मतलब है कि कोई वस्तु किसी से बहुत 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 बड़ी है, इसका मतलब x2 क्या हो गया, नगण्य, नगण्य मतलब हटा दो, हटा दिया। अब R2 अपॉन एस का स्क्वायर, तो ये आपस में काट दिया कि नहीं काट दिया, काट दिया, ठीक, एक कंडीशन।
अभी आप कहोगे सर इससे तो हमारे पास टॉर्क क्या है, R2 के व्युत्क्रमण अनुपाती, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास S का मान निम्न होता है उच्च होता है? उच्च है। S का मान कितना है? 1। स्टार्टिंग में S का मान क्या होता है? निम्न के उच्च है, उच्च होता है। तो दूसरा होता है हमारे पास इसी प्रकार से कंडीशन बनती है लो, जो लो हाई, हाई स्लीप रीजन। हाई स्लीप रीजन में क्या होता है? S का मान क्या होगा भाई? उच्च। रीजन उच्च है तो यहां पर R2/S है ना, इसका मान है X2 से बहुत छोटा है। जब S बड़ा होता है तो ये वैल्यू क्या होती है? छोटी। S छोटा होगा तो बताओ ये वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये R2/X छोटा है, R2/S छोटा है तो T 3/ωSM E2²। अब देखो नीचे हमारे पास ये दो चीजें लिखी है, इनमें से ये का R2/S है जो बहुत छोटा है X2 से, मतलब ये क्या हो गया? नगण्य। पीछे बचेगा कौन सा? केवल X2²। पीछे क्या बचेगा? X2² इनटू इसका तो किसी के साथ तुलना हुई नहीं, ये तो बाहर का बाहर ही पड़ा है, तुलना तो X2 के साथ ही केवल। अब बताओ टॉर्क किसके समानुपाती आया? R2 के। कब आया? हाई स्लीप रीजन में। हाई स्लीप रीजन में आया तो ये हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग में टॉर्क, स्टार्टिंग में स्लीप का मान हाई है कि लो है? हाई। हाई है तो टॉर्क क्या होगा? R2 के समानुपाती। नहीं तो आपको होगा समानुपाती कैसे आया? तो आपके पास कंडीशन ये दो लिखनी है कि एक लो स्लीप रीजन है और हाई स्लीप रीजन है। हाई स्लीप रीजन के अंतर्गत तो हमारे पास R2/S है जो X2 से काफी बड़ा होता है, और हाई स्लीप रीजन में R2/S है जो X2 से क्या होता है? छोटा होता है। ये है। अच्छा एक बात यहां और देखो, लो स्लीप रीजन में आपको यह भी मिलेगा कि टॉर्क है, इसको काटोगे तो S ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? टॉर्क स्लीप के क्या आएगा भाई? समानुपाती। और इसमें S कहां रह जाएगा? नीचे। टॉर्क क्या हो जाएगा? S के व्युत्क्रमण अनुपाती। आप मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा ना तो आप कहेंगे कि सर कभी समानुपाती कभी व्युत्क्रमण अनुपाती कैसे आया? तो ये कंडीशन तो ये है, लो स्लीप मोड में टॉर्क स्लीप के क्या होता है? समानुपाती, और हाई स्लीप मोड में क्या होता है? टॉर्क स्लीप के व्युत्क्रमण अनुपाती। ये कंडीशन नोट करो। और ये कंडीशन कोई अलग से नहीं आई, एक ही सूत्र से सारी कंडीशन ली हमने। स्टार्टिंग में आते मैंने कहा एक सूत्र ध्यान रखना है टॉर्क का, मैंने बहुत सारे सूत्र नहीं बताए, बाकी सारी कंडीशन है। कंडीशन में तो जितनी पूछे उतना ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ आपस में, हाँ इसीलिए तो आपने कभी ग्राफ देखा होगा तो आप ग्राफ कैसे बनाते हैं? शुरुआत में तो ऐसे कहते बढ़ता है, फिर कहते घटता है। क्यों घटता है? जब बढ़ता है तो बीच में घटता क्यों है? कोई तो कारण होगा ना, वो कारण है ये। आप कहते स्टार्टिंग में तो जो है टॉर्क है, जैसे जैसे गति बढ़ोगे टॉर्क बढ़ता है, बाद में घटता है, तो बाद में घटता क्यों है? कारण है ये। वैसे आपको देखने में लगेगा बहुत सारे सूत्र हैं, ITI दृष्टिकोण से देखोगे तो, कंप्यूटेशन की दृष्टिकोण से देखोगे तो अभी तक सूत्र मैंने केवल एक लिखा है। बाकी सारी कंडीशन है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है थ्योरेटिकल रूप से। लो स्लीप मोड में, लो स्लीप मोड में हमारे पास टॉर्क स्लीप के क्या होगा भाई? समानुपाती। हाई स्लीप मोड में टॉर्क स्लीप के, अच्छा लो स्लीप और हाई स्लीप मोड में ये क्या होगा? ये होता है लो स्लीप आता है अधिकतम टॉर्क के बाद। कब आता है? और ये कब आता है? अधिकतम टॉर्क से पहले। अधिकतम टॉर्क से पहले टॉर्क स्लिप के क्या होता है? व्युत्क्रमण अनुपाती। अधिकतम टॉर्क के बाद में टॉर्क स्लिप के क्या है? समानुपाती। हरियाणा एलएम ऐसे पर भी थोड़ा रिसर्च, हरियाणा एलएम पर मेरी रिसर्च ऑलरेडी कंप्लीट है। हरियाणा एलएम पर पेपर होता है, डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे। अब की बार पेपर आया था इजी टू मीडियम लेवल ही था जो लास्ट एग्जाम होता, उससे पहले जो एग्जाम आए थे वो क्या है कि कुछ सवाल ऐसे आए कि मास्टर को नहीं आए, पता नहीं कहाँ से दिए, वो ढूंढने पे मिल और नहीं रहे, गूगल पे भी नहीं मिल रहे। तो हरियाणा का आंकलन ये है, वो वैसे सवाल को कोई नहीं कर सकता क्योंकि बाद में बैठ के भी तो ढूंढने पे नहीं मिल रहा, वो पहले कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे सवाल आए हैं। तो ये हरियाणा आंकलन यही है। अभी जो सीईटी के अंदर जो एग्जाम आ रहा है ये एलएम का, पिछली बार से यही था, बोर्ड के पास आ गया तो अब की बारी पेपर से ही आएगा।
उससे पहले बोर्ड के पास नहीं था, ऊबड़ खाबड़ पेपर आता था, 36 या 40 क्वेश्चन आते थे, 36 आते थे मेरे हिसाब से, तो 40% होता था, 90 क्वेश्चन होते थे उस समय। 5% सोशल लाइफ ऐसा पता नहीं कैसे कैसे नंबर देते थे वो, 5-10 नंबर ऐसा करते थे ना। बाद में हाईकोर्ट का फैसला है कि नंबर देने का तरीका गलत है, कुछ ऐसा कुछ दिया था। वो दिया किस आधार पे था वो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं। जैसे कुछ कॉलेजों में नहीं होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए तो आपके 5% एक्स्ट्रा माने जाते हैं। नहीं सुना आपने? जोधपुर यूनिवर्सिटी में चलता है, जो जैन व्यास है ना यूनिवर्सिटी जोधपुर में, जैन व्यास यूनिवर्सिटी JNU, उसके अंतर्गत ये होता है। ग्रामीण है तो वहां से ग्रामीण, तो आपको स्कूल की सील साइन कराना पड़ेगा, स्कूल ग्रामीण होना चाहिए, आप भी ग्रामीण होना चाहिए, तो सरपंच के भी सील साइन चाहिए, 2 सर्टिफिकेट उसके अंदर लगाने पड़ते हैं, आपके नंबर 5% एक्स्ट्रा माने जाते हैं। ये रूल है वहां का कि भाई ग्रामीण परिवेश वालों बच्चों को उतनी सहूलियत नहीं मिली जितनी शहर वालों को मिली, यदि मिलती तो 5% ज्यादा लाता। ये JNU मानता है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको नाम देके बता रहा हूँ एग्जांपल। और ये सर्टिफिकेट लगते हैं वहां पर, 2 सील और साइन वाला सर्टिफिकेट लगते हैं। क्या हुआ? हाँ देखो भाई, एक है लो स्लिप रीजन। स्लिप रीजन, लो का मतलब स्लिप का मान क्या है? कम। स्लिप का मान कम होगा तो R2/S का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मान लो स्लिप का मान मैंने 0.001 लिखा, कमी है, तो बताओ ये R2/S का मान क्या होगा? बढ़ेगा। S घटाऊंगा तो R2/S का मान क्या हो जाएगा? बढ़ गया। ये बढ़ गया तो इसका मान X2 से काफी ज्यादा होगा। X2 से काफी ज्यादा, तो X2 इसमें क्या हो जाएगा? नगण्य। X2 का आप नगण्य मानोगे तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? कि टॉर्क है जो स्लिप के समानुपाती है। हो गया। हाई स्लिप रीजन में क्या होता है? S का मान ज्यादा है, S का मान ज्यादा होने के कारण R2/S का मान क्या हो जाएगा? कम। R2/S का मान कम हो जाएगा, X2 से बहुत छोटा है, तो R2/S क्या हो जाएगा? नगण्य। तो फिर क्या बचेगा? केवल X2। तो यहां पर हमारा टॉर्क क्या होगा? स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती। टॉर्क क्या है? स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कंडीशन है। अब देखो इस कंडीशन को वापस देख लो भाई, यहां से शुरू हुआ है मामला। जो कुछ है ये सूत्र है, इस सूत्र का हमने किसी पॉइंट पर चर्चा नहीं की है, केवल इसी पे चर्चा की ना भाई। तो इस सूत्र में टॉर्क बराबर 3/ω गुणा में आया E2 का स्क्वायर अपॉन R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2/S। ठीक है, ये हमारे पास आता है। अच्छा, ये हमारे पास आया किसे? इसकी भी एक कहानी, लंबी कहानी है, इतनी कहानी हमें जाना नहीं चाहिए। टॉर्क जो होता है वो P/ω होता है। टॉर्क क्या होता है? ये टॉर्क का सूत्र है। ठीक है, P क्या होता है? P आप कहेंगे सर I² R होता है। ठीक है ना भाई। I क्या होता है? यहां पर I होता है E/Z स्क्वायर, आपने क्या लगा दिया? स्क्वायर गुणा क्या लगा दिया? R2। नॉर्मल तरीका बता रहा हूं। अब Z बराबर क्या होता है? R2² प्लस X2² से बनता है ना भाई, ऐसी थ्योरी का सूत्र लगता है वो वहां से। तो इतना अपन को आगे जाना नहीं है, आपके लिए ध्यान रखो ये सूत्र होता है और इस सूत्र से कंडीशन आपके पास क्रिएट होगी। तो T बराबर 3/ω E2²। अब यहाँ कंडीशन क्या है भाई? सबसे पहले तो आपको ये कहा है कि स्टार्टिंग में टॉर्क क्या होगा? तो आपके स्टार्टिंग स्लिप का मान क्या आएगा? 1। S की जगह 1 लिखोगे तो टॉर्क E2 के वर्ग के समानुपाती हो गया, और टॉर्क है जो R2 के समानुपाती। ये मैंने समझा दिया नहीं समझाया? स्टार्टिंग में टॉर्क क्या होता है? प्रतिरोध के समानुपाती। और ये आपको समझाया मैंने यहाँ लाके हाई स्लिप रीजन में, क्योंकि स्टार्टिंग का मतलब S का मान 1 है तो स्लिप रीजन हाई है, लो है हाई, और हाई स्लिप रीजन के अंतर्गत हमारे पास टॉर्क R2 के समानुपाती 1 नहीं है, तो आपने लिखा टॉर्क R2 के समानुपाती है, टॉर्क रोटर प्रतिरोध के समानुपाती। अधिकतम बल आघूर्ण पर क्या होगा? R2/X2 का मान किसके बराबर आ जाएगा? S के बराबर। इसे मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क E2 के वर्ग के समानुपाती आएगा। अधिकतम टॉर्क के रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, मैंने यहाँ काट के दिखाया, R2 नाम है ही नहीं। और फिर हमने T मैक्सिमम समानुपाती 1/X2 यानी प्रतिघात के क्या हो गया भाई? व्युत्क्रमानुपाती। कब? मैक्सिमम टॉर्क पर। और फिर आपने लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन देखा, ये कंडीशन देख ली कंडीशन है। अब मुझे टॉर्क स्लिप अभिलक्षण बनाना है, ग्राफ बनाना ना, मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड और ब्रेकिंग मोड। तो उसमें लॉजिक तो यही लगेगा। अब की बार में लॉजिक आपको डिटेल बता दिया, कुछ भी थ्योरेटिकल सवाल पूछेगा यहीं से। आप घर जाके कैसे चेक करोगे इसको? वापस पहले लिख लो सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसके बाद तो जो कंडीशन ही तो ध्यान रखनी है। लो स्लिप रीजन में क्या होगा? S का मान छोटा, S का मान छोटा होता है R2/S क्या हो जाएगा? बड़ा। हाई स्लिप रीजन में S क्या होगा? बड़ा, तो R2/S क्या हो जाएगा? छोटा। स्टार्टिंग में S का मान क्या होता है? 1। केवल एक कंडीशन और है, मैक्सिमम टॉर्क आता है वहां R2/X2 बराबर क्या होता है? 1। जहां रोटर प्रतिरोध और जो रोटर के प्रतिघात का अनुपात है वो किसके बराबर आना चाहिए? स्लिप के बराबर। इसे कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क। बस ये कंडीशन और याद रखनी। और कंडीशन के आधार पर ही सवाल है। यदि पेपर में घुमा के सवाल टॉर्क से पूछेगा तो कंडीशन से पूछेगा ना, बिना कंडीशन आप बताओ कभी सवाल घुमाया क्या? सवाल जब भी घुमाएगा कंडीशन के साथ होता है, इसलिए ध्यान रखना। अब मैं इसको ग्राफ बनाता हूं आराम से।
ये हमारे पास है टॉर्क के लिए, ये हमारे पास गति के साथ है, गति के साथ स्लिप का मान भी चेंज हो रहा है, गति और स्लिप दोनों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मामला रहता सीधे सीधे गति का है। अब तो कैसे, यहां पर एनआर बराबर क्या होता है भाई, 0। प्रारंभ में रोटर की गति क्या होती है, 0। ठीक है भाई, एनआर जहां पर 0 होता है स्लिप का मान कितना आता है, 1। गलत तो नहीं लिखा मैंने, एनआर 0 होता है तो स्लिप का मान क्या आता है, 1। ठीक है, जब स्लिप का मान 1 आता है तो रोटर की गति क्या होती है, 0। और बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में टॉर्क होता है कि नहीं होता है, होता है। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग में टॉर्क होता है क्या, नहीं होता। यदि सिंगल फेज मोटर का ग्राफ बनाता मैं ऐसे बनाता नहीं बनाता, यहां से यहीं से बनाता, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, सिंगल फेज का तो 0। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, शुरुआत में 0। स्टार्टिंग टॉर्क सिंक्रोनस मोटर का क्या होता है, 0। सिंगल फेज मोटर का क्या होता है, 0। लेकिन 3 फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है कि नहीं होता है। इसलिए ये ग्राफ आपका 0 से शुरू नहीं होगा, ये ग्राफ शुरू कहां से होगा, यहां से करते हैं। हम कहेंगे कोई ना कोई इसमें स्टार्टिंग टॉर्क है तभी घूमने लगता है। शुरुआत में जैसे जैसे आप गति चेंज करते हैं तो स्लिप का मान भी क्या होता है, बदलता है। शुरुआत में ऐसा था, ये सीधी लाइन नहीं है, ये परवलय प्रकार की लाइन होती है, लाइन होती है इस प्रकार की, ये एकदम सीधी लाइन नहीं होती है, ऐसे झुकी हुई लाइन होती है, क्योंकि परवलय का गुण भी था ना यही। ठीक है, अच्छा ये मामला हमारे पास क्यों आया, आपको नोट वोट कुछ नहीं करना भाई, आप एक बार देख लो। यहां स्लिप का मान 1 है तो शुरुआत में हाई स्लिप मोड है, लो स्लिप मोड है, हाई, क्योंकि एस का मान अधिकतम भी कितना होता है, 1। हाई स्लिप मोड है, हाई स्लिप मोड में टॉर्क है वो स्लिप के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, बताओ, मैंने लिखा है आपको अभी भी, टॉर्क स्लिप का कैसा है, ठीक है, टॉर्क स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आगे जाओगे तो स्लिप का मान घटेगा, इधर जाने पर स्लिप का मान क्या होगा, घटेगा। स्लिप का मान घटेगा तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा, तो टॉर्क मैंने क्या करा, बढ़ाया, सही मामला। और यहां पर हमारे पास क्या आया, अधिकतम टॉर्क, यहां पर क्या प्राप्त हुआ मुझे, अधिकतम टॉर्क की कंडीशन क्या है वाली बोलो, R2 अपॉन, या मैं लिख दूं R2 बराबर S गुणा X2, एक ही बात है ना दोनों, ये कंडीशन है कि नहीं है, अधिकतम टॉर्क आ गया। फिर आपने और मोटर की गति बढ़ाई, तो आप गति बढ़ाओगे तो उसके बाद में जैसे जैसे गति बढ़ो, ये सीधी लाइन है, ये एज इट इज कैसे लाइन है भाई, सीधी। तो आपके पास ये तो इस क्षेत्र के अंदर था, इस क्षेत्र में टॉर्क क्या होगा, तो आप कहेंगे टॉर्क स्लिप के समानुपाती, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है जैसे जैसे मोटर के अंदर गति बढ़ती है, मोटर की जैसे जैसे गति बढ़ती है स्लिप का मान क्या होता है, कम। शुरुआत में गति है ही नहीं तो स्लिप का मान क्या है, ज्यादा। तो यहां से ये लो स्लिप मोड में, हाई स्लिप मोड में है, लो स्लिप का मान क्या हो गया, कम, क्योंकि यहां इस बिंदु पर आया ना, तो इस बिंदु पर NR बराबर क्या बन गया, NS। NR का मान किसके बराबर आ गया, NS। जब NR और NS बराबर आया तो यहां पर हमारे पास स्लिप का मान क्या आ गया, 0। NR NS बराबर है तो स्लिप का मान क्या आ गया, 0। तो देखो ये हमारे पास था लो स्लिप मोड, नहीं हाई स्लिप मोड, और ये कौन सा स्लिप मोड है, लो। ठीक है, यहां सीधी लाइन आई तो आप इसे कहते हैं स्टेबल रीजन, यानी स्थायी क्षेत्र कहते हैं, स्टेबल रीजन होता है भैया। और ये हमारे पास कौन सा होता है, अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का गुण होता है। और बीच में टॉर्क क्या आया भाई, मैक्सिमम। तो जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ोगे स्लिप का मान हाई से लो हुआ, स्लिप का मान क्या हुआ, हाई से लो। जब शुरुआत में स्लिप क्या था, हाई, जब स्लिप का मान हाई होता है तो टॉर्क स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती, और बाद में जब स्लिप का मान लो होता है तो टॉर्क स्लिप के समानुपाती। ये दोनों कंडीशन हमने लिखी कि नहीं लिखी यहां, और जो लिखी थी और मैंने समझाई थी वही कंडीशन मैंने यहां पर पढ़ी है। मोटर कहां से कहां तक काम करती है, तो आप कहेंगे यही काम करेगी मोटर का। मोटर का मान है, एस का मान 0 से लेके किसके बीच होना चाहिए, 1। एस का मान 0 से 1 के बीच होता है। यदि एस का मान 0 से 1 के बीच है तभी इसको हम क्या कहेंगे, मोटरिंग मोड। कौन सा मोड कहेंगे भाई, मोटरिंग मोड। यानी ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके हिसाब से कार्य करे, मोटर के हिसाब से, तो मोटरिंग मोड है। अब इस मोटरिंग मोड में कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, नहीं है तो आप बनाओ, लेकिन बनाने से पहले ध्यान रखना, मैं आगे इधर भी ऐसा कुछ बनाऊंगा और आगे इधर भी ऐसा कुछ बनाऊंगा, जगह छोड़ देना, ऐसा नहीं पहले आप इसमें भर दो और फिर जगह छोड़ो ही नहीं। लेकिन मैं पहले आप लिखो इतना ही, आगे मैं ऐसा बनाऊंगा, आपको लाइन नहीं पीली वाली मैं वापस खींचूंगा भाई, क्योंकि समझोगे ना, अभी तक मैंने मोटर मोटर समझाई, अभी मोटर के साथ जनरेटर भी आएगा, ब्रेक भी आएगा, तीनों साथ में नहीं आएगा। पहले एक मोटर लिखो फिर मैं जनरेटर करूंगा, मोटर समझ में आएगा नहीं है, मोटर वाला मोड बस। और ये सवाल आते हैं इसमें सारे, और मैंने इसमें कुछ भी मिस नहीं किया है। ध्यान रखना, ये जो पीली लाइन है ये आपको बढ़ानी नहीं है, ये पीली लाइन आपको बढ़ानी नहीं है।
लेकिन जगह छोड़नी जरूरी, इतनी जगह चाहिए कि आगे जनरेटिंग मोड और ब्रेकिंग मोड करना इसमें है कि नहीं भाई? लिख लिया भाई? और एक है ना लेस देन वन, ये इसको तो हम हटा भी दें क्योंकि एक से छोटा होता है वैसे मोटरिंग मोड में, एक के बराबर मोटरिंग मोड तो हो जाता है लेकिन वो सिंक्रोनस मोड हो जाता है, फिर भी पढ़ने में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। सामान्यतः मोटरिंग मोड क्या होता है, एनआर है जो एनए से क्या होना चाहिए, छोटा। इंडक्शन मोटर का यही गुण होता है, बराबर होते सिंक्रोनस हो गए ना भाई। है हाँ, कैसे नहीं पढ़े पिछली बार? ये पढ़ाई नहीं पिछली बार 2 दिन पढ़ाई मैंने, ये पहले दिन में पढ़ाया फिर पूरा समझ नहीं आया, दूसरे दिन आके मैंने वापस पढ़ाई सुबह। ऐसे क्या करते हो? पिछली सूत्र नहीं बताया था? हाँ सूत्र नहीं बताया, कोई बात, आपकी बार थोड़ा सूत्र ज्यादा बता रहे ना, ये तो बताया था पिछली बार, ऐसा नहीं। पिछले सूत्र अभी भी हम खा जाते हैं, सूत्र खाना कोई बड़ी बात नहीं, अभी अपने पास टाइम है, सूत्र आ गया, उस टाइम टाइम नहीं था, 8 घंटे क्लास चलती थी तो सूत्र खा जाते थे। अभी भी जैसे मान लो कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा देकर उसके बाद आएंगे तो सूत्र तो खाएंगे भाई, टाइम यदि कम रहेगा तो सूत्र खाना ही पड़ेगा, टाइम रहेगा तो हम आराम से पूरी डिटेल बताएंगे। टेक्निकल है, जितना देर ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा डिटेल में आता है, यही होता है कि नहीं होता भाई?
और जितना कम समय होगा उतना ही ऊपर ऊपर से आ जाएगा मामला है। पिछले नहीं था, कोरोना से पहले अलग मामला है। अच्छा, आप कोरोना से पहले वाले में थे? हाँ, तुम्हारे पास वाले में था। उस समय ऑनलाइन ही पढ़ाते थे केवल, ऑफलाइन पढ़ाते कहाँ थे? ओके ओके ओके। इस टेबल का मतलब है जब समानुपाती का गुण आता है तो एक के जैसे जैसे आपके पास टॉर्क बढ़ेगा, मान लो एस का मान घटेगा, स्टेबल रीजन कहलाता है। इसमें अनस्टेबिलिटी कहीं नहीं आती है। अनस्टेबिलिटी जब भी आती है तो व्युत्क्रमानुपाती के गुण में आती है, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है ना इस प्रकार से होता है, ये अनस्टेबल ये कहलाता है। इसलिए जैसे ही मान लो स्लिप का मान है, ऐसे चलते चलते स्लिप का मान 0 हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा? अनंत। ये कंट्रोल में नहीं रहता फिर, इसलिए अनस्टेबल कहते हैं। अब लिख लिया भाई इतना, अब देखना ध्यान से। अब जो मोटरिंग मोड है उसमें रोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या होती है भाई? कम। ये हम जानते हैं कि नहीं जानते? हमने पूरा इंडक्शन मोटर पढ़ा, रोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम होती है, क्योंकि रोटर किसके कारण घूम रहा है? सिंक्रोनस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इसलिए रोटर की गति कम होती है। मान लो रोटर की गति ज्यादा हो जाए तो आप पहली बात तो कहेंगे मान कैसे ले, मोटर में तो होगा नहीं। मोटर में कैसे होगा? मोटर में तो रोटर घूम ही किस कारण रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, तो मोटर में तो हो ही नहीं सकता। तो मान लो मैंने खुद ने हत्था पकड़ के घुमा दिया, ये तो हो सकता है। यदि मैं खुद हत्था पकड़ के घुमा रहा हूं रोटर को तो फिर ये मोटर नहीं है, ये जनरेटर हो गया। फिर मैंने खुद हत्था पकड़ के घुमाई थी, मोटर थोड़ी, क्या हो गया? जनरेटर में है। तो जनरेटिंग जब भी आपका एनआर का मान एनए से ज्यादा हो जाए तो आप कहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, मोटर में तो हो सकता है क्या? नहीं। फिर भी ज्यादा हो जाए तो आपने मशीन लेके घुमाया होगा, आपने कोई तीसरी मशीन कपलिंग करके घुमाया होगा, आपने हाथ से पकड़ के घुमाया होगा, लेकिन अपने आप तो ये मोटर में घूमेगा नहीं। तो इस मोड को हम क्या कहते हैं? जनरेटिंग मोड। ये हमारे मोड कौन सा कहलाता है? जनरेटिंग मोड। बताओ, मोटर में तो एनआर का मान कभी बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। सिंक्रोनस मोटर में ये कंडीशन हमारे पास कहां पर आएगी? ये आएगी सिंक्रोनस मोटर में। सिंक्रोनस मोटर में। और ये हमारे पास कौन सा मोड हो गया भाई? जब एनआर का मान एनए से ज्यादा होगा तो मोटर रहेगा, जनरेटर रहेगा। जनरेटर, क्योंकि रोटर सिंक्रोनस गति से ज्यादा घूम सकता है क्या? मोटर में नहीं घूम सकता, क्योंकि रोटर किसके कारण घूम रहा है? सिंक्रोनस के कारण। मैंने कहा फिर भी मान लो ज्यादा घूम गया, तो ऐसे कैसे मान ले भाई? या तो आपने हाथ से पकड़ के घुमाया होगा, या फिर पोनी मोटर जैसी कोई अन्य मोटर लगी होगी उसकी सहायता से आपने क्या कर दिया? घुमाया होगा। तो आपने जब खुद ने घुमाया है तो वो मोटर कहां? वो तो जनरेटर हो गया। जब हम रोटर को घुमाते हैं तो मोटर है जनरेटर है? जनरेटर है। तो इस मोड को हम क्या कहेंगे? जनरेटिंग मोड। क्लियर? कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं तो उतना सा बढ़ाओ। क्या होते? हाँ, वो भी लिखेंगे, वो लिखेंगे। अभी क्या है कि दो दो तीन तीन चीजें एक साथ कैच नहीं कर पाए तो एक एक पॉइंट लिखते चले। किसमें? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में क्यों? ट्रेन में भी होता है। ट्रेन में सप्लाई लेकर मोटर चलाते हैं, जब ब्रेक देते हैं तो वापस हम जनरेट भी करते हैं। इससे दक्षता क्या होती है? बढ़ती है। ये है ये जनरेटिंग मोड। क्या? सुपर सिंक्रोनस। इसको दूं? नहीं, ऐसा बोलते तो नहीं है, बोलते जनरेटिंग मोड ही है जनरेटर में। तो सुपर सिंक्रोनस तो सिंक्रोनस होगा। सिंक्रोनस में तो गति चेंज थोड़ी हो सकती है, सिंक्रोनस तो सिंक्रोनस होता है। बोलते होंगे भाई, वो गड़बड़ कर दिया होगा उन्होंने कहीं लिखते समय। ये अबो सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस के बाद में ना तो रोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या है? ज्यादा, तो इसे अबो सिंक्रोनस कहते हैं। यहां तक तो क्या है? सिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस के बाद में अधिक है नहीं गति, तो मेरे हिसाब से इसका नाम तो अबो सिंक्रोनस है। सुपर सिंक्रोनस दे दिया होगा। सुपर सिंक्रोनस क्या होता है? देना हम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें यहां पर स्लिप का मान कितना होगा? आप मुझे बताओ। तो स्लिप का मान क्या होगा भाई? 0 से छोटा। स्लिप का मान क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे स्लिप होगी ऋणात्मक। तो आप कौन सी स्लिप आएगी इसमें भाई? आप कहेंगे कैसे आएगी? कैसे? तो आप चेक कर लो। सूत्र जानते हैं ना स्लिप का? एस बराबर क्या होता है? एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। जनरेटिंग मोड में बड़ा कौन है? एनआर। ये बड़ा है तो बताओ एस का मान प्लस में आएगा माइनस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान है ना। ये 100 है, ये 150 है, तो 100 माइनस 150 क्या हो गया? -50। तो स्लिप का मान क्या आएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा आएगा। ऋणात्मक का मतलब क्या होगा? 0 से छोटा आएगा। ये जनरेटिंग मोड समझ में आया कि नहीं आया? मैं वापस कोई से नहीं समझा पाऊंगा, ध्यान रखना भाई। मैंने टाइम लेके समझाया, एक बिना टाइम लिए मैंने कोई से नहीं समझा। पूरा हर एक पॉइंट लिखा उसमें आराम से। अब आप एकदम से सारी फोटो एक साथ कैप्चर करोगे तो कंफ्यूजन आएगा। मैंने एक एक पॉइंट बना के समझाया। हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कौन? हाँ,
जनरेटिंग नो मोड होता है जब मोटर चलेगी तो हमारे पास वैसे तो अल्टरनेटर की तरह होता है, लेकिन इसमें टॉर्क में सारा सूत्र डीसी जनरेटर के लगे हैं। ये टॉर्क का सूत्र बना है ना, ये टॉर्क का पूरा कॉन्सेप्ट डीसी जनरेटर का है, एसी जनरेटर का नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट किसका है? डीसी जनरेटर का। अच्छा अब देखो भाई तीसरा, तीसरा होता है जब हमारे पास यहां रोटर है उल्टा घूमने लग जाए, एनआर जीरो तो यही आ गया, अब जीरो से कम कैसा आता है उसको उल्टा घुमा दो, तो यहां उल्टा घुमाएंगे तो इस मोड को हम क्या कहते हैं भाई? ब्रेकिंग मोड। कौन सी ब्रेकिंग होती है? प्लगिंग। यहां पर हम काम लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्लगिंग ब्रेकिंग को काम में लेते हैं। यहां पर है जो प्लगिंग ब्रेकिंग होता है, इसमें हमें करना क्या होता है कि जो 3 फेज टर्मिनल में कोई से ही 2 फेज को आपस में बदलना होता है। 3 फेज टर्मिनल में कोई से 2 टर्मिनल को आपस में बदलना होता है। 3 फेज में से किसी 2 टर्मिनल को आपस में बदलने पर, आपस में बदलोगे तो हमारे पास क्या होगा भाई? रोटर विपरीत दिशा में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? है रोटर विपरीत गति करेगा। क्या करेगा रोटर? गति क्या करेगा? विपरीत। विपरीत गति करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यह है एस का मान, एस बराबर क्या होता है? एन एस माइनस एन आर बट्टा क्या है? एन एस। अब विपरीत गति यह करता है और विपरीत गति भी अधिकतम कर ले, यदि विपरीत गति करे लेकिन विपरीत गति भी क्या कर ले? अधिकतम, तो आपके पास ये तो एन एस है माइनस एन आर की जगह क्या आ गया भाई? माइनस का एन एस। विपरीत गति करेगा अधिकतम क्या करेगा? एन एस तक करेगा बट्टा क्या आ गया? एन एस बराबर कितना है? 2। बराबर कितना है? 2। तो यहां पर अधिकतम स्लिप का मान कितना आता है? 2। तो अब बताओ, चलो ये तो मान लो 2 को छोड़ो, केवल स्लिप पर आते हैं, तो यहां पर हमारे पास एस है, ये एन एस है, ये माइनस एन आर का मतलब माइनस का कुछ ना कुछ तो एन आर में माइनस आएगा नहीं आएगा भाई? उल्टा घूमेगा। विपरीत गति 3 फेज में से किसी 2 टर्मिनल आपस में बदलने पर रोटर कौन सी दिशा में घूमेगा भाई? विपरीत। विपरीत घूमेगा तो क्या आएगा? माइनस का। अब बताओ यहां पर माइनस माइनस करोगे तो वैल्यू है 1 से तो ज्यादा आएगी, लेकिन आएगी प्लस में, तो आप क्या कहेंगे? इस ब्रेकिंग मोड में स्लिप का मान क्या होगा? 1 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 2 के बराबर हो सकता है, या 2 से छोटा। 2 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अधिकतम तो विपरीत यहीं तक घूम सकती है। तो हमारे पास प्लगिंग ब्रेकिंग में स्लिप का मान है जो अधिकतम कितना होगा? 2। जनरेटिव मोड में स्लिप का मान क्या होगा? ऋणात्मक। मोटर में क्या होता है? 0 से 1 है बीच में, करो नोट। और ये जनरेटिंग मोड जो आपने लिखा ना, एक्चुअल में ये रीजनरेटिव होता है। जनरेटिंग मोड ही तो रीजनरेटिव होता है जब रोटर की स्पीड क्या होता है? सिंक्रोनस से अधिक। कब हो जाएगा? जब आप क्या करेंगे कि इसको सप्लाई तो आपने कम कर दी, लेकिन रोटर उतनी तेजी से घूम रहा है ऑलरेडी, और सप्लाई आपने क्या कर दी? कम, तो चुंबकीय क्षेत्र तो कम बन रहा है, रोटर उतनी तेजी से घूम रहा है, तो रोटर की गति सिंक्रोनस गति से क्या हो जाती है? ज्यादा। तो इस जनरेटिंग मोड ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण आता है, और इंटरचेंज करने पर जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्लगिंग ब्रेकिंग। जनरेटिंग मोड मतलब रीजनरेटिव होता है क्या? एनआर का मान एनएस से बड़ा होता है, लेकिन यहां तो बड़ा नहीं होता ना। दोसा में बारिश ज्यादा हो रही है, अभी हो रही है, अब तो रुकी होगी बारिश भाई।
न्यूनतम स्लिप 2% तक नहीं, 200% तक। 2 का मतलब 2% नहीं है, 200% है। जैसे मान लो मैंने कहा 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। मैंने नहीं लिखा आपका स्लिप 1 बराबर कितना लिखा? 100%। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%। प्लॉगिंग ब्रेकिंग होता है, ब्रेक है, गति नियंत्रण कर रहा है। रीजनरेटिव गति नियंत्रण तो ये अपना आप होगा, लेकिन रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो जाती है? ज्यादा, तो ये रीजनरेट करने लग जाता है। और रीजनरेट करने पर सप्लाई किसको देते हैं? वापस लाइन को, वापस सप्लाई देते हैं लाइन। प्लॉगिंग ब्रेकिंग में तो लॉस होता है, ये लाइन को सप्लाई तोड़ देता है। प्लॉगिंग ब्रेकिंग तो लॉस है। आपने टर्मिनल को इंटरचेंज किया, टर्मिनल इंटरचेंज किया, 3 फेज में से कोई 2 टर्मिनल इंटरचेंज करने पर क्या होगा? गति रोटर की विपरीत होगी, रोटर उल्टा घूमने लगा। उल्टा घूमेगा तो हमारे पास क्या होगा? इस मोटर को क्या करेगा? रोकेगा, पहले वाली स्पीड को क्या करेगा? डाउन करेगा, तब जाके ब्रेक लगेगा। ये प्लॉगिंग ब्रेकिंग है। हाँ, टॉर्क हाई होता है, टॉर्क हाई होता है? हाँ, इसीलिए स्लिप का मान आता है। क्लियर? बहुत ही आराम से मैंने पूरा आज टॉर्क और स्लिप का मामला कराया है। मेरे हिसाब से आप टॉर्क स्लिप करोगे तो लगभग सारे सवाल हो जाएंगे। अब इसके अलावा मैं टॉर्क स्लिप में कुछ नहीं लिखूंगा, मेरी तरफ से पूरा हो चुका है कि नहीं? आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। टेक्निकल हेल्पर में सिलेक्शन लेना है तो सबसे मुख्य बात यह है कि आपको रेगुलर पढ़ना, रेगुलर टेस्ट देना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि फॉर्म भरेंगे 8 सितंबर को, या 10 सितंबर को, या 15 सितंबर को, जितना तारीख को फॉर्म भरेंगे, फिर कई दिन चलेंगे फॉर्म, फिर आपके बीच में आ जाएगी दिवाली, एग्जाम दिवाली के बाद है, और आपका सिलेबस है वो दिवाली से पहले हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब आपका सिलेबस पहले हो गया ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सिलेबस होने के बाद वाला टाइमिंग, ये बड़ा चैलेंज होता है। अभी आप आ रहे हो, रेगुलरिटी होगी, कईयों की रेगुलरिटी कोई ना कोई कारण से टूट जाती है, जिसके कारण भी मिस्टेक होता था मामला। इसलिए आप थोड़ा सा सिंसियर होकर ही पढ़ना। सिलेक्शन के लिए रेगुलरिटी के साथ साथ डीप नॉलेज दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़े, आपके पास समय है, आप प्री नहीं मेंस के हिसाब से सोचें, मेंस के हिसाब से पढ़ें और मेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस करें। और वहां पर प्री देने जा रहे हैं तब ये सोचना चाहिए कि यहाँ 80% नंबर लेके आना है, यही सोच के जाना चाहिए। क्योंकि आपका टारगेट मेंस ही होना चाहिए। हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं फिर भी मेंस नहीं आएगा, टारगेट क्या होगा? है कि नहीं भाई? तो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और टेक्निकल हेल्पर वालों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब की बार पिछली बार की तुलना में कंपटीशन काफ़ी कम है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है। टेक्निकल पढ़ने वाले अलग अलग फील्ड में ऑलरेडी यहाँ तो लोको पायलट की कर रहे हैं, या टेक्नीशियन की कर रहे हैं, या किसी न किसी पोस्ट पे लगे हैं, क्योंकि पिछले साल सब जगह की वैकेंसी आई थी, तो कहीं ना कहीं वो लगे हैं। इसलिए आपके पास एक अच्छा मौका है आपकी सीट पक्की करने का और घर के पास नौकरी प्राप्त करने का। अच्छा मौका ना भाई, इससे अच्छा मौका और तो क्या है? आपने सोचा नहीं इतने पद आएंगे, पद आगे, तो ये एक अच्छा मौका यही है। तो आप किस्मत पर विश्वास रखो पहले तो, कि ये किस्मत थी तो इतने आए पद, नहीं तो इतने आते नहीं है। और लड़ाई प्री में है ही नहीं इस मामले में, लड़ाई है ही किसकी? मेंस की। प्री की क्या लड़ाई है? प्री की लड़ाई लड़ने कोई आता भी नहीं है, लड़ाई लड़ने आता है मेंस की है। और आपको भी मेंस ही टारगेट रखना है, क्योंकि सिलेबस में कोई बदलाव है नहीं ना भाई। अब एक दूसरा मामला भाई, आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं ना, राजस्थान जीके आपने अशोक सर का भी पहले पढ़ाई है कई बच्चों ने, अभी बच्चे कई अंकित सर का भी पढ़ रहे हैं। अंकित सर जो राजस्थान जीके पढ़ा रहे हैं वो बदलते पैटर्न पर आधारित है। अशोक सर के भी जिसके पास नोट्स है वो मिलान कर लेना, उसमें से अंकित सर का मैटर काफी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि आजकल आरएसएस एसएससी बोर्ड भी ज्यादा टिपिकल सवाल पूछ रहा है, आरपीसी भी टिपिकल पूछ रहा है, तो क्या पता अपना वाला बोर्ड भी टिपिकल पूछ ले। तो इसलिए जो आपको पढ़ाया गया उसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना है। पढ़ाई आपको कम नहीं गए, पढ़ाई तो आपको ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है, कम पढ़ाई है ज्योग्राफी में, छुड़ाई थोड़ी ना। आप मैच कर लो कोई से भी डाटा से, तो आपको काफी ज्यादा पढ़ाया, तो आपको पढ़ना है उतना, कम मत पढ़ना। कम पढ़ोगे तो दिक्कत है, क्योंकि आपकी बार टाइम काफी ज्यादा लेके ज्योग्राफी पढ़ाई गई है। और अब आपकी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री में क्या चल रहा है? ये आपके रटने वाला मामला मुझे नहीं पता चलता है। मेवाड़ राजा वाजा कैसे याद होते हैं? हैं? हो जाता है? इसमें मजा आता है लड़ाई बड़ाई में? हैं? मुझे याद हो जाता है? हैं? कहानी के हिसाब से याद होता है, नहीं तो याद होता भी नहीं है ना। हैं? ज्योग्राफी ज्यादा समझ आती है। मैंने आपको एक दिन बताया था ज्योग्राफी साइंस के बहुत नजदीक है, मैंने आपको यही तो कहा था। टेक्निकल वालों को ज्योग्राफी ठीक समझ आती है क्योंकि साइंस के बहुत नजदीक है। क्यों होता है? वहां कारण होता है। टेक्निकल में भी क्यों होता है? कारण होता है। वहां भी क्यों होता है? कारण होता है। यहाँ कारण नहीं होता है। राजा के जज गई, लड़नी लड़ दिया और समझौता करना कर लिया। क्यों नहीं है यहाँ? ये क्यों नहीं? जो हुआ है वो देख लो, आपको मानना है। तो टेक्निकल वाले के साथ में हिस्ट्री में दिक्कत ही आती है, तभी तो मैंने आपको पूछा था। मैंने हिस्ट्री आती नहीं आती, ज्योग्राफी तो नजदीक है। जैसे मान लो मैं टेक्निकल में तो मुझे ज्योग्राफी ठीक समझ में आती थी, पॉलिटी समझ में आ जाती है। ये हिस्ट्री सबसे जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उन सबको सबसे अच्छा लगता है आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति।
मुझे एकदम बड़ा बकवास लगता है, सारा का सारा याद करना पड़ता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन सा मंदिर कहां है, किसका है, किसके लिए पूजते हैं, कब मेला भरेगा, कहां छतरियां हैं, उसमें कितनी छतरियां हैं, वही करना पड़ता है ना। इतना याद करना पड़ता है, इतना याद करना पड़ता है कि आदमी बोर हो जाता है। उसमें कॉन्सेप्ट नाम की कोई ज्यादा चीज है ही नहीं, याद करना पड़ता, नहीं करना पड़ता है, वो मामला ही उसमें ये है ना। जबकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छी लगती है, कितना अच्छा सब्जेक्ट है कि नहीं, ये रियल बात है। तो वो कारण है, अपना मस्तिष्क दो अलग अलग तरीके से है। जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेटिव है, साइंस वाला है, वो क्या है कि हर चीज में क्यों ढूंढता दिमाग, और एक है सीधी बात मानने वाला जो है वो है। आर्ट्स बैकग्राउंड वाला ज्यादा तरह का जो है वो है, घर वालों ने कह दिया करना तो ठीक है, क्यों यूं ज्यादा है नहीं। जिसमें क्यों है वो टेक्निकल है, और क्यों फिर ज्योग्राफी में क्यों आता है काफी ज्यादा, कुछ जगह भी याद करना पड़ता है, बाकी ज्यादातर तो क्यों ही आता है, ठीक है। तो क्यों चलता है, जैसे मान लो कि आपको ये पूछ ले कि राजस्थान मतलब भारत है 82.5 डिग्री वो ग्रीनविच रेखा से दूर है, इसलिए 5.5 घंटा क्या चल रही है आगे, तो वो पता है कि आपको 4 मिनट से गुणा करना उसको, तो कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट थोड़ी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट है ना, 4 मिनट से गुणा करो, 4 मिनट से लेके क्या कर दोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 5.5 घंटा। फिर आपका होता है कि अक्षांशों की दूरी क्या होती है, देशांतरों की दूरी क्या होती है, अक्षांशों की संख्या क्या है, कितनी होती है अक्षांशों की संख्या, अक्षांश की टोटल संख्या कितनी है, तो कुल कितने अक्षांश है ग्लोब में, कुल कितने अक्षांश है 181, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं 179, क्योंकि दो तो दूर हो गए, लेकिन देशांतर संख्या कुल कितनी है पूरी 360 की 360 है कि नहीं है, तो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। फिर कर्क रेखा कहां से गुजरती है, भारत में कहां से गुजरती है, आपको राजस्थान का देखना पड़ता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा किधर से गुजरी है, हाँ उधर से गुजरी, बांसवाड़ा से उधर से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम करते हैं 3 पेज इंडेक्स मोटर में दोष। तो ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है भाई, शुरुआत में सारे कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास आकार कैसा है, फिर आप देखते हो कि राजस्थान है जो भारत में किस क्षेत्र में आता है, तो आप कहेंगे भाई पश्चिम उत्तर पश्चिम आता है नहीं आता है, राजस्थान है विश्व के ग्लोब में किधर आता है, ये भी तो आता सवाल है, राजस्थान का आकार कैसा है, और ये तो ठीक है वो तो राजस्थान का आकार तो वही रहा है, लेकिन पहले तो आप ना जिले का आकार सब अलग अलग देखते थे, घोड़े की नाल, कटोरी नुमार, अब वो तो चेंज हो गए होंगे। नहीं जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल सीकर का था ना, कटोरी नुमा, प्याली नुमा, कटोरी नुमा, एक बात है ना, आप उस मैप को देखो उसमें कहीं कटोरी नजर नहीं आएगी आपको, पहले वाले मैप देख लो नजर आती क्या, नहीं आती नजर, आप चेक कर लो, ऐसा है ना प्रतापगढ़ का पता नहीं कुछ और है, हाँ ऐसा कुछ है ना, हाँ वो दिखता है, तो ऐसा मामला है, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपने पतंगाकार पढ़ के गए, उन्होंने पतंगाकार ऑप्शन दिया ही नहीं, उन्होंने दे दिया चतुष्कोण दे देते ना भाई, ये भी तो मामला है? लेकिन है कॉन्सेप्ट वही। थ्री पेज इंडेक्स मोटर में दोष बता दो भाई। पहला दोष क्या होता है भाई, कोगिंग। कोगिंग दोष क्यों होता है? स्टेटर व रोटर में खांचों की संख्या एक समान होना, या अनुपात है वो पूर्णांक होना, या तो गए 1:12 ऐसे मान लो अनुपात एकदम बराबर हो गया, तो इस केस में हो सकता है, और यहां दोनों संख्या बराबर है तो अनुपात कितना हो गया 1, तो उनका जो अनुपात है वो पूर्णांक संख्या होता है ना, जिसके कारण होता है। रोटर व स्टेटर में खांचों की संख्या एक समान होने पर या इनका अनुपात पूर्णांक होने पर इसे और क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय लॉकिंग या इत मतलब दंत। इसे चुंबकीय लॉकिंग या दंत लॉकिंग कहते हैं। रोटर में स्टेटर में खांचों की संख्या एक समान होने पर या इनका अनुपात पूर्णांक होने पर इसे चुंबकीय लॉकिंग या टिथ लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी चुंबकीय लॉक कंडीशन आ जाती है जिसमें थोड़ा सा, अब इस दोष के चुंबकीय लॉकिंग कारण होता क्या है, ये मोटर को जब चालू करोगे आपको पता कैसे चलेगा दोष आया है, ये घूमेगी नहीं लेकिन हम की ध्वनि करेगी, भूं भूं करेगी लेकिन घूमेगी नहीं।
तो इसमें कौन सी ध्वनि करती है? हम की ध्वनि। सप्लाई प्रदान करने पर रोटर गति नहीं करता है तथा यह हम ध्वनि उत्पन्न करता है। यही तो होता है भाई। कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछ ले, इसमें हार्मोनिक्स कौन से होते हैं? इवन यानी सम हार्मोनिक्स। अब एक आपके बच्चों का सबका सवाल है, हार्मोनिक्स क्या होते हैं? हार्मोनिक्स ऐसा होता है कि आपने देख लो भाई ध्यान से, आपने सप्लाई दी एसी, तो ये इस प्रकार से प्रवाहित हुई, वो तो हमारे पास क्या है? एसी। लेकिन इस बीच आपकी वेव लहराती हुई आ जाए, ये जो तरंग है यहां तक ऐसे नहीं आए, लहराती हुई आ जाए। लहराती हुई का मतलब है कि ये ऐसे, तो ये क्या उत्पन्न हो जाती है? हार्मोनिक्स। तो आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी ना भाई। चक्कर क्या लगा रही है? ज्यादा। लहराती हुई आएगी तो चक्कर क्या लगा रही है? ज्यादा। तो आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। जितने हार्मोनिक्स बढ़ेंगे आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। आपने ऐसी साइनसोइडल तरंग दी, लेकिन वो ऐसी उसी प्रकार नहीं आती हुई, बीच में और तरंगें उत्पन्न करती हुई लहराती हुई आए, उसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का सिंपल भाषा में मीनिंग यही होता है। बाकी तो हार्मोनिक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में मीनिंग ये होता है, हार्मोनिक्स का मतलब है कि सीधा सीधा ऐसी तरह नहीं आना, इसके बीच में और लहराते हुए आना। वैसे ऐसी खुद ही लहरा रही है, लेकिन इसके बीच और ज्यादा लहराओगे क्या होगा? हार्मोनिक्स। अब बताओ, कोकिंग दोस्त हो गया, निवारण कर ले। निवारण बता दो। एक तो होता है स्क्यूड कर दो, रोटर को है छड़ों को स्क्यूड करने पर। और क्या होता है? स्टेटर, रोटर में स्टेटर के अनुपात की संख्या पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। हैं? श्रुते, हाँ, ये स्क्यूड एंड पर ये हार्मोनिक्स प्रभाव क्या होता है? खत्म होता है ना भाई। यहां पर ऐसा होता है, क्राउलिंग में हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग लगानी पड़ती है। वहां लगे, वो इधर मत चिपकाना, इधर डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का लेन देन नहीं है। वहां होते हैं वो हार्मोनिक्स, ओड हार्मोनिक्स है, 1/3, 1/5, 1/7 वो होता है। लिख दिया भाई। लिख लिया इतना तो क्या लिख रहे हो गया जो नहीं हुआ। अब हमारे पास इसके बाद इंडेक्स मोटर में क्या बचेगा? स्टार्ट एंड कंट्रोल, वही बचेगा ना। 3 फेज इंडेक्स मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए, यही बचेगा ना। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा भाई। क्राउलिंग यानी क्या होता है? रेंगना। यहां पर हमारे पास क्या होते हैं? मोटर अपनी पूर्ण गति की 1/7 चाल से चलने लग जाता है, यानी क्या हो जाता है? धीरे।
क्योंकि यहां जो हार्मोनिक्स उत्पन्न होंगे ना वो क्या होता है 6n+-1। 6n+-1 करने का मतलब क्या है, या तो n का मान 1 रखो तो आपके यहाँ तो 7 हो गए, ये हमारे पास कितने आएंगे 5, यहाँ 3 हो जाएंगे, कितने भी हो जाएं, लेकिन 6n+-1 चल रहा है। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि हमारे पास हार्मोनिक्स कैसे आएंगे, ओड। कौन से हार्मोनिक्स हैं, विषम। विषम हार्मोनिक्स आ जाते हैं। देखो सम हार्मोनिक्स इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें भी एक सम हार्मोनिक्स थोड़ा तरीके से बना दूं तो आप कहेंगे कि भाई ये हमारे पास एक तरंग है। सम हार्मोनिक्स का मतलब मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो आप कहेंगे भाई यहां पर 1 2 3 4 आया, तो वापस उसी जगह पे जाके खत्म हो रहा है। तो आप देखेंगे भाई इसमें आवृत्ति क्या होगी भाई, कि पहले एक चक्कर लगाते थे, अब की बार कितना चक्कर हो गए 2। लेकिन यही मैं ऐसे बना दूं, अब ये तो एक एक्स्ट्रा बड़ा चक्कर आ गया, आधा चक्कर एक्स्ट्रा आ गया, ये गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये है 5 चक्कर, मतलब 5 आधे चक्कर हो गए ना, तो इसे कहते हैं विषम। 3 5 7 9 क्या कहलाता है, विषम। 2 4 6 8 क्या कहलाता है, सम। सम हार्मोनिक्स कहते हैं, विषम हार्मोनिक्स आ गया। तो हार्मोनिक्स प्रभाव विशेष रूप से इसी में होता है, और इस प्रभाव को निवारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास कौन सा है भाई, जॉगिंग। जॉगिंग का दूसरा नाम क्या होता है, इचिंग। इचिंग का मतलब होता है खुजली, जॉगिंग का मतलब है थोड़ा दौड़ो चलो, थोड़ा दौड़ो चलो। बार बार ऑन करने में ऑफ करने पर जो दोष आता है, ये क्यों करते हैं, मशीन की टेस्ट करने के लिए, मशीन की सत्यता जांचने के लिए। ये होता है क्राउलिंग। हो गया भाई, तो ये कर दिया हमने। आगे का भाग हम हैं वाइंडिंग को शॉर्ट पिच, हाँ शॉर्ट पिच कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्राउलिंग प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उतना उत्पन्न नहीं होता है, या चुंबकीय फ्लक्स पूरा मिलता है। तो सबसे निवारण है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है भाई, तो कल ये मोटर हो जाएगी पूरी, और परसों हो जाएगी सिंक्रोनस मोटर पूरी। सिंक्रोनस मोटर एक ही दिन की है, यही है जो 3 फेज है इंडक्शन वाली।